हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल में। अब मैं आपको समझाता हूँ मैट्रिक्स चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो मैं इससे पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। पार्ट 2 वीडियो मैट्रिक्स से ही संबंधित यानी आव्यूह से संबंधित, जिसमें कुछ नियम हैं, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो इसमें आपको समझाता हूँ। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। पहले जो सबसे पहला टॉपिक है आज का, आव्यूहों का योगफल तथा अंतर। इसका मतलब है कि दो या दो से ज्यादा आव्यूह अगर हमें दे रखे हों, उन्हें हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं या किस प्रकार घटा सकते हैं। सबसे पहले एक नियम आव्यूह के योगफल और अंतर में सबको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने लिखा भी है। हम दो या दो से अधिक आव्यूहों को केवल तभी जोड़ सकते हैं जब वो समान क्रम के हों। अगर वो समान क्रम के हैं तभी हम उन्हें प्लस भी कर सकते हैं और तभी हम उन्हें माइनस भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले शब्द लिखा है कि समान क्रम। अगर ऐसा होता है, आपको क्वेश्चन में कोई दिया गया है कि एक आव्यूह किसी और क्रम का है और दूसरा आव्यूह किसी और क्रम का, और आपसे पूछा जाता है कि इनका योगफल कितना आएगा, तब आपको ये उत्तर लिख के आना कि इसका योगफल विद्यमान नहीं है, यानी संभव नहीं है। वो योगफल या अंतर तभी संभव होगा जब वो समान क्रम के हों। अब इसका नियम क्या है, मैंने ऊपर लिखा है, संगत अवयवों का योग तथा अंतर, वो हमें लेना है। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे पहला अवयव, जैसे मैंने लिखा a बराबर, जिसमें मैंने 6 अवयव लिए, यानी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 गुणा 3 का, इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। बिल्कुल ऐसे ही b अवयव, जिसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, ये भी 2/3 ऑर्डर का। तो दोनों का क्रम समान है, हम इन्हें जोड़ सकते हैं, हम इन्हें घटा भी सकते हैं। लेकिन जोड़ने का नियम यह है, जो इनके संगत अवयव होंगे हमें उन्हें ही जोड़ना है। इसलिए मैंने ऊपर भी लिखा है, संगत का मतलब है जो ये A11 मैंने लिखा है, इसमें केवल ये वाला ही आपको जोड़ना है, यानी कि B11, और वो मैंने यहां लिख दिया। अब इनका मान चाहे कुछ भी हो, ये संख्याएं भी हो सकती हैं, X, Y, Z वगैरह अल्फाबेट्स भी हो सकती हैं, जो भी दे रखे हो उन्हें आपको जोड़ के लिखना है। A12 में B12, क्योंकि इसके संगत अवयव यही है। ऐसे ही A13 में B13, इस तरीके से आप सभी जोड़ दें, दूसरी पंक्ति के भी। तो जो ये आपका नया अवयव बनेगा, यानी कि A प्लस B, ये भी उसी क्रम का ही बनेगा जिस क्रम के आपके A और B थे, यानी कि जैसे 2/3 का, जो मैंने ऊपर 2/3 लिए थे, इसलिए ये भी 2/3 का ही बना। अब आती है केवल अंतर की बात। अगर हमें इन्हीं अवयवों को आपस में घटाना है, यानी कि A माइनस बी, मैं इसी में ही कन्वर्ट कर रहा हूं, मैंने यहां बीच में माइनस लगा दिया, यानी कि A माइनस बी। तो माइनस का नियम भी यही है, बस आपको इसमें से घटाते हुए लिखना है। पहले में से पहले कोई घटाना है, यानी A11 माइनस B11। इसलिए मैंने यहां पे अब आपके सामने कर दिया है, सब जगह मैं माइनस कर देता हूं, यानी कि ये आपको माइनस करते हुए लिखने हैं। ये हमारा होता है दूसरी पंक्ति, और ये आता है A माइनस बी अवयव, ये भी उसी क्रम का ही बनेगा। प्लस और माइनस में बिल्कुल एक ही जैसा नियम है, कोई अंतर नहीं है। अब इन्हीं से संबंधित कुछ नियम भी आते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ। तो सबसे पहला क्रम विनिमय नियम, आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कि अगर हम A और B को जोड़ते हैं, हमारा कुछ ना कुछ उत्तर आएगा। फिर मैं B और A को जोड़ता हूं, क्योंकि B को पहले लिख दिया, A को बाद में। अगर हम इनको चेक करें तो इनका उत्तर बिल्कुल बराबर आएगा। यानी आव्यूहों के लिए A प्लस बी बराबर B प्लस A होता है। आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन अब मैं अगर यह बात कहता हूं कि आव्यूहों का अंतर भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं, मैंने लिखा नहीं था, ऐसा नहीं है। A माइनस बी, यानी कि आव्यूहों का अंतर, ये बराबर नहीं होगा B माइनस ए की, क्योंकि इसका चिन्ह बदल जाएंगे, इसीलिए ये मैंने इसलिए लिख दिया, आव्यूहों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, केवल योगफल पालन करता है। यह है आपका क्रम विनिमय नियम। अब आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम आप पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैंने द्विआधारी संक्रियाओं में बताया था साहचर्य नियम। 3 आव्यूह मैंने लिए, A, B और C समान क्रम के होंगे, क्योंकि तभी हम इन्हें जोड़ सकते हैं। पहले हम यहां पे B और C को जोड़ें, जो भी उत्तर आएगा आव्यूह का, उसमें फिर A जोड़ें, ये तो होगा बायां पक्ष। और यहां पे पहले A और B को जोड़ें, बाद में हम उसमें C को जोड़ें, दोनों का आंसर आपका समान आएगा। इसी को कहते हैं साहचर्य नियम। आव्यूहों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है, लेकिन अंतर नहीं करता है। वो मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं होता। क्रम विनिमय तो पूछ भी लेते हैं, साहचर्य में ऐसा नहीं पूछा जाता है। अब आता है योगात्मक तत्समक, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। मान लीजिए अगर कोई आव्यूह आपको A दे रखा है, तो उसमें ऐसा कौन सा आव्यूह हम जोड़ें
कि उत्तर आपका वापस ए ही आए। अगर ऐसा है तो उस अवयव को हम योगात्मक तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ऐसा सिर्फ शून्य अवयव हो सकता है, क्योंकि हम शून्य में कोई भी संख्या जोड़े उत्तर वही आती है। इसलिए हम जो भी अवयव दे रखा है अगर उसमें शून्य अवयव के सारे अवयव जोड़ दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि a प्लस 0 या 0 प्लस a, क्योंकि 0 को मैं एक शून्य अवयव कह रहा हूं, यहां पे इसका उत्तर आपका a ही आएगा। तो यहां जो मैंने शून्य अवयव यानी नल अवयव लिखा वो योगात्मक तत्समक होता है, यानी योगफल के लिए जो तत्समक अवयव है वो यहां पे शून्य अवयव होता है। अब आता है योगात्मक प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। हम a में ऐसा कौन सा अवयव जोड़ें तो हमारा उत्तर जो है वो योगात्मक तत्समक आ जाए। यानी a अवयव है तो अगर मैं a में उसका ऋणात्मक अवयव जोड़ दूं यानी नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए का मतलब है जितने a के अवयव हैं सबके चिन्ह हम बदल दें वो माइनस ए होता है। तो a में अगर हम माइनस ए जोड़ दें तो सारे अवयव शून्य हो जाएंगे, वो शून्य अवयव ही होगा। या माइनस ए में a जोड़ दें, बात एक ही है, तब भी उत्तर शून्य अवयव। तो यहां जो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है ऐसा अवयव जिसे a में जोड़ने पर हमारा एक शून्य अवयव बन जाए वो उसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी कि a का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो माइनस के a है। हम a की जो एडिटिव आइडेंटिटी मानेंगे वो माइनस a मानेंगे, यानी माइनस a आपका एक योगात्मक प्रतिलोम था। ये चारों मैंने योग से संबंधित बताई। अब आता है गुणनफल। हम दो अवयव को गुणन कैसे कर सकते हैं, यानी कि उनका गुणा कैसे पॉसिबल है। इसके लिए एक आपको नियम ध्यान रखना है, दो अवयव की गुणा तभी हो सकती है जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या वो बराबर हो दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या। अगर ऐसा है तो गुणनफल पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको लिखना है कि गुणनफल संभव नहीं है। यह आपको पहले ही चेक करना है कि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो गुणनफल संभव है। जैसे कि मैंने ए अवयव लिखा 2/3 का यानी कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, बी अवयव लिखा मैंने 3/4 का यानी कि 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। अब मैं एक बार चेक करता हूं, पहला अवयव इसमें स्तंभों की संख्या यानी कि 3 वो बराबर होनी चाहिए दूसरे अवयव यानी कि बी इसकी पंक्तियों की संख्या, क्योंकि स्तंभ बाद वाले होते हैं पंक्ति पहले वाली। ये देखिए बिल्कुल ठीक है, यहां पे ये भी 3 है क्योंकि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या 3 और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या भी 3, ये बराबर है। इसका मतलब ये तो हम कंफर्म होगा कि गुणनफल पॉसिबल है। अब जब हम इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो नया अवयव बनेगा वो किस क्रम का बनेगा। ये समान जो संख्या थी कि 3, इसे अगर हम हटा दें तो आपकी एक तो 2 बची और एक 4 बची, तो जो नया अवयव बनेगा वो 2/4 का बनेगा। वो मैंने नीचे लिख दिया, नया अवयव जो बनेगा वो 2/4 का। वो किस तरीके से बनेगा वो आपको एक बार और बताता हूं। ये समझ लीजिए बेस है, अगर आप इसमें गुणा समझ जाती हैं तो मुझे एग्जाम्पल जब समझाऊंगा आपको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। इसमें आपको ये करना है कि पहले अवयव की तो पंक्ति लेनी है और दूसरे अवयव का स्तंभ लेना है, और पहले अवयव की पंक्ति की दूसरे अवयव के स्तंभ से गुणा होगी, यानी कि ये पंक्ति और ये स्तंभ इनकी आपस में गुणा होगी। अब वो गुणा कैसे करते हैं, पहले आप केवल इस पंक्ति और इस स्तंभ पे ही ध्यान दें, बाकी पे ध्यान ही ना दें। ये भी 3 है और ये भी 3 है। फर्स्ट की फर्स्ट से गुणा होती है, सेकंड की सेकंड से गुणा होती है, थर्ड की थर्ड से गुणा होती है। यही मैंने लिखा है, यानी A11 B11 A12 B21 और A13 B31, और जो भी गुणा करेंगे आपस में सबके बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, भले ही ये खुद माइनस क्यों, आपको सबके बीच में प्लस का ही चिन्ह लगाना है। अब इसी तरीके से यही पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करी, आपको ये पूरा आंसर आ गया पहला। अब इसी पंक्ति की जब हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो वो आपका दूसरा वाला आएगा। तो जब हम इसके दूसरे से गुणा करेंगे तो वही नियम, पहले की पहले से यानी 11 12, दूसरे की दूसरे से यानी 12 और 22, और तीसरे की तीसरे से यानी 13 और 32, वो मैंने ये लिख दिया, सबके बीच में प्लस का चिन्ह। ये भी कंप्लीट। अब इसी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से तो 11 13 वो ये आता है, देखिए 12 23 वो ये आता है, 13 और 33 वो ये आता है। ये संख्याएं होंगी, यहां तो मैंने समझाने की वजह से लिखा है, ये कोई ना कोई संख्याएं ही होंगी। ये आपका तीसरा कंप्लीट। अब इसी पंक्ति की चौथे स्तंभ से 11 14 12 24 13 34, ये आपका चौथा कंप्लीट। अब ये आपकी पहली पंक्ति पूरी कंप्लीट हो गई।
अब आती है दूसरी पंक्ति, तो इसका मतलब मुझे दूसरी पंक्ति लेनी है। पहले दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से होगी बिल्कुल ऊपर की तरह 21 11 22 21 23 31, इस पंक्ति की इस स्तंभ से, वो मैंने ये लिख दिया। ऐसे ही इसी पंक्ति की इस स्तंभ से करेंगे, वो यहां पे आ गया। फिर इसी पंक्ति की इस स्तंभ से की, वो यहां पे आ गया। और लास्ट में इस पंक्ति की इस स्तंभ से की, वो आता है आपका ये वाला। अब ये दूसरी पंक्ति भी कंप्लीट। अब आप नोट कर सकते हैं ये आव्यूह जो बना आपका, इसमें 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ है टोटल 4, यानी कि 2/4 का। ये बिल्कुल सही होगा। ये है गुणनफल का नियम। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी थी जो मैंने ऊपर लिखा, जब तक ये पॉसिबल नहीं है तब तक वो गुणनफल भी पॉसिबल नहीं होगा। अब आते हैं इसी तरीके के कुछ नियम, लेकिन वो गुणनफल से संबंधित। अगर हम ए आव्यूह की बी से गुणा करें और बी आव्यूह की ए से गुणा करें तो वो बराबर नहीं आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो बराबर कभी कभी आते हैं, हमेशा बराबर कभी नहीं आएंगे। यानी आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आपको सीधा एक बताता हूं, यहां पे ए और बी की गुणा वो 2/4 ऑर्डर की आती है, यानी 2 गुणा 4 मैट्रिक्स, 2 गुणा 4 ऑर्डर का। लेकिन अगर हम बी की ए से गुणा करें तो बी को मुझे पहले लिखना पड़ेगा 3 गुणा 4, और ये आ गया 2 गुणा 3। वो तो संभव ही नहीं है क्योंकि इसमें स्तंभ 4 है, इसमें पंक्तियां 2 हैं। इसका मतलब बी गुणा ए तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा ए गुणा बी जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो बी गुणा ए के, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा आता है साहचर्य नियम। जैसे कि ऊपर बताया, साहचर्य नियम का पालन करेगा, उसके लिए नियम यह है, पहले यहां पे हम बी और सी की गुणा करेंगे अगर संभव है तो, और जब ये गुणा करके आएगा तो फिर इसकी गुणा करेंगे ए से। यहां पर पहले ए और बी की गुणा करेंगे, जब ये आ जाएगी तो उसकी गुणा करेंगे सी से। ये आपकी बराबर ही आएगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कभी आप ए की सी से पहले कर दें, आपको जो पास वाले आव्यूह होते हैं उन्हीं की गुणा पहले करनी होती है। यानी ए और बी की गुणा जो भी आएगी, फिर बी और जो भी आएगा उसकी सी से गुणा। यहां भी पहले बी और सी की गुणा, जो भी आएगा उसकी ए से गुणा। तीसरा आता है गुणात्मक तत्समक। ऐसा कौन सा आव्यूह हो सकता है जिसकी हम ए से गुणा करें तो वो वापस ए ही आए। वहां योगफल था, इसलिए मैंने कहा था कि इसमें कौन सा जोड़ें कि वापस ए ही आए। यहां पे गुणनफल है तो इसमें कौन से की गुणा करें कि वापस वो ए ही आए। ऐसा इकाई आव्यूह भी हो सकता है, यानी कोई भी आव्यूह ए है, अगर हम उसकी इकाई आव्यूह से गुणा करें तो वो वापस ए आव्यूह ही होगा। यह आपको ध्यान रखना है, यानी ए गुणा आई बराबर आई गुणा ए बराबर ए। यह आपको ध्यान रखना है। ऐसा आव्यूह केवल इकाई आव्यूह ही हो सकता है जिसकी ए से गुणा करें तो वापस वो ए आएगा। अब आता है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी ऐसा कौन सा आव्यूह है जिसकी हम ए से गुणा करें तो आपका ये गुणात्मक तत्समक आ जाए। जैसे हम गुणात्मक तत्समक, यहां पे इकाई आव्यूह हुआ, योगात्मक तत्समक था शून्य आव्यूह, गुणात्मक तत्समक है इकाई आव्यूह। तो ऐसा उसका इनवर्स हो सकता है केवल, यानी कि ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स की ए से गुणा करते हैं तो वो इकाई आव्यूह आएगा। और ए इनवर्स निकालना आपको सीखना है। कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में भी हैं, कुछ अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर में भी हैं। बस ए इनवर्स आपको ध्यान रखना है। इसे 1/a आपको नहीं लिख के दिखाना, ये इनवर्स ही होता है। तो इनवर्स आव्यूह ऐसा होता है जिसकी खुद ए से गुणा करें तो आपका उत्तर इकाई आव्यूह आ जाना चाहिए, उसी को हम इनवर्स आव्यूह यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब आता है कुछ नियम परिवर्त आव्यूह से संबंधित। बहुत सिंपल से नियम है, इसकी प्रश्नावली पूरी अलग है, लेकिन मैं पहले लिख देता हूं। a प्लस बी, अगर a और b 2 आव्यूह हैं लेकिन समान क्रम के, क्योंकि तभी हम उन्हें जोड़ सकते हैं, इस पूरे का परिवर्त आव्यूह हमें देखना है। तो हम दोनों के परिवर्त अलग अलग कर सकते हैं, यानी a का परिवर्त और b का परिवर्त दोनों को जोड़ दें, दोनों उत्तर आपके बराबर ही आएंगे। यही नियम माइनस में है, यानी a माइनस बी का जो परिवर्त है, a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं है। a गुणा b का परिवर्त आव्यूह वो बराबर होगा b का परिवर्त गुणा a का परिवर्त। यानी इसके लिए जो नियम लगेगा, आपको दायां वाला आव्यूह वो पहले लिखना है और जो बाईं तरफ है वो आपको बाद में लिखना है। a गुणा b का परिवर्त बराबर b का परिवर्त गुणा a का परिवर्त। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, आपसे प्रूफ भी करवाएंगे क्वेश्चन जब मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। ये आपको 3 नियम पहले याद करने, क्वेश्चन आपको इसके बाद में मिलेंगे। अब आता है लास्ट वाला सिंपल सा नियम है, किसी आव्यूह का अदिश से गुणन। यानी किसी आव्यूह के अगर हम किसी संख्या से गुणा करें, अदिश का मतलब एक संख्या ही होती है, तो इसका एक नियम ध्यान रखना है। जैसे कि ये ए आव्यूह है, मैंने ये 3 गुणा 4 क्रम का लिया है और हमसे ये कहते हैं कि k गुणा a का मान निकालें। k यहाँ पे एक अदिश संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो सारे जितने भी अवयव हैं सबकी k से गुणा हो जाएगी। यानी k गुणा a11,
पूरी पंक्ति की देखिए के से गुणा करके लिख दिया, फिर दूसरी पंक्ति की भी मैंने के से गुणा कर दी, और फिर तीसरी पंक्ति की भी के से गुणा की। तो ये के से गुणा हमने करके लिख दिया। तो केवल एक सिंपल सा नियम था, अगर हम किसी अवयव की किसी संख्या से गुणा करें तो उसके हर अवयव की उसी संख्या से गुणा हो जाती है। तो ये मैंने इसके सारे नियम इस वीडियो में समझाए, पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो। क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।